Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will discussing about a new topic. This is called colligative properties. आज का हमारा ये बहुत प्यारा सा वीडियो लेक्चर आपके लिए आया है जिसका नाम क्या है colligative properties। तो इस colligative properties को पढ़ने से पहले आप कुछ बातों को अपने माइंड में याद रखोगे कि colligative properties क्या होते हैं। इस पे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Colligative properties is directly proportional to the number of particles। एकदम आसान तरीके से आपको पहले तो colligative property में ये याद रखना है कि the colligative property is depends on the number of solute particles not on the nature of solute particles। solute के नेचर से इसे कुछ लेना देना नहीं है बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से लेना देना है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उतना ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहां होंगे। मैं अगर इसके कुछ एग्जाम्पल पे बात करूं कि इनमें से कौन है जिसमें सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी, तो पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा है सोडियम क्लोराइड, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है कैल्शियम क्लोराइड, और तीसरा एग्जाम्पल लिखा है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो सर हमेशा 4 ऑप्शन मिलते हैं, आपने 3 ही दिया, तो चलो एक और एग्जाम्पल लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये 4 एग्जाम्पल में किसमें सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, इस बात को जानने के लिए आपको ये जानना है कि दिस ऑल आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ही वाटर में आप डिसॉल्व करोगे दे बिकम ब्रेक एंड दिस ब्रेक इनटू द आयंस। इसके ब्रेक होने के बाद ये आयंस का फॉर्म में टूटेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड कैसे टूट रहा Na+ में Cl- में, वही दूसरे एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड के बाद हमारे पास कौन है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड टूट रहा Ca2+ में और 2Cl- में। तो यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल 3 बन रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड में और सोडियम क्लोराइड में 2 बन रहे हैं। लेकिन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में आप खुद देख लो कि एल्यूमिनियम तो 1 टूटेगा और क्लोरीन कितना टूट रहा, टोटल 3 टूट रहा। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे टोटल 4। तो दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम कार्बोनेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो यहां पार्टिकल्स होंगे 2, एक तो कैल्शियम और दूसरा कार्बोनेट। याद रखना इलेक्ट्रोलाइट्स आप उसे कहते हो जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयंस के फॉर्म में चेंज हो जाए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट करके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूटेगा, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इन सब में सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा बन रहे हैं। तो हमने कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये तो बात रही हमारे छोटे से डेफिनेशन के ऊपर किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन ये छोटा सा जो हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया है, इसी से आपके ब्रॉड से ब्रॉड क्वेश्चन बनते हैं। आइदर वो नीट के क्वेश्चन हो, जेई के क्वेश्चन हो या आपके बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको 4 प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जिसे आप सबसे पहले रिमाइंड करोगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला आपका हो जाता है जिसे आप कहते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा जिसे आप कहोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। और याद रखना कि इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी से बनते हैं, इसी 4 टॉपिक से। ये चारों क्या है, चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो गाइज चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ तो गाइज अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इससे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली आप सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, कौन सा, रॉड्स लॉ का। अगर आप वो टॉपिक देख चुके हो तो ये समझने में आपको काफी आसानी होगी। वहां पे मैंने रॉड्स लॉ में क्या पढ़ाया था कि रॉड्स लॉ जो होता है वो 2 वॉलेटाइल सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, लेकिन एक हमारा बचा था वो था
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन द वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो ये जो मिक्सचर मैं बनाने जा रहा हूं, दिस वन इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैं बनाऊंगा, लेकिन किससे? दो तरह के कंपोनेंट से। पहला कंपोनेंट जो आपका होगा वो होगा सॉल्यूट, और दूसरा होगा जिसे कहेंगे आप सॉल्वेंट। यहां पर गाइस जो हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन वो होना क्या चाहिए? वो होना चाहिए नॉन वॉलेटाइल। और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए वॉलेटाइल। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि मैंने एक चीज आपको इससे पहले डिस्क्राइब किया था कि वहां पे जो रॉड्स लॉ था वहां पे क्या था? वॉलेटाइल था। और यहां पर जो हमें पढ़ना है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और कौन सा? वॉलेटाइल सॉल्वेंट का केस देखना है। तो ऐसे केस में जो मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे जो बात करने जा रहा हूं, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको डिस्क्राइब करेगा। यहां पर भी मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ले रहा हूं, और यहां पर भी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। मैंने वहां एग्जांपल आपको समझाया था, यहां पर भी समझा देते हैं क्या कि ये आपने किसी सॉल्यूट को लिया, और सॉल्यूट के केस में आपने एक लिक्विड ले लिया। सर लिक्विड का कौन एग्जांपल होगा? लिक्विड के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। शुगर, सुक्रोज और ग्लूकोज ये सारे नॉन वॉलेटाइल के कैटेगरीज में आते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या ले लिया? बेंजीन ले लिया। तो बेंजीन क्या है? नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है। मैंने एक कंटेनर में इसे फिल कर दिया। और नॉन वॉलेटाइल हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि पी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, यानी यहां पर वेपर प्रेशर नहीं बनेंगे, तो इसे आप नॉन वॉलेटाइल कहते हो। आप याद रखना, बेंजीन को आपने सॉल्यूट कंसीडर किया, तो मैंने क्या कहा था आपको कि सॉल्यूट को ऑलवेज आप क्या कंसीडर करोगे? कंसीडर करोगे कंपोनेंट बी। तो सॉल्यूट आपका बी कंपोनेंट है। ऑब्वियसली है कि इसके सरफेस पे कौन सा कंपोनेंट है? बी कंपोनेंट मौजूद है। लेकिन जस्ट आफ्टर मैं इधर देख रहा हूं, जो सेकंड केस है आपका किसका? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट के केस में गाइस मैं कर क्या रहा हूं? मैं इसी तरह का एक कंटेनर ले रहा हूं, और इस कंटेनर में मैं सॉल्यूट को नहीं बल्कि इस बार ऐड कर रहा हूं किसे? सॉल्वेंट को। तो जैसे मैं इसमें सॉल्वेंट को डाल रहा हूं, सॉल्वेंट को डालने के बाद जैसे मैं हिट करता हूं, दैट इज पी नॉट इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां क्या कर देता हूं? सर 2 बार पी नॉट लिख दिए। ये पी नॉट क्या है? पी नॉट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट आपका डिसाइड कौन करेगा? कंपोनेंट गाइस आपका डिसाइड करेगा कि अगर ये मैं यहां पे लिख देता हूं बी, तो बी कैन मेंशन द सॉल्यूट, और अगर मैं इस जगह पे ए लिख देता हूं तो दिस कैन मेंशन सॉल्वेंट। आप यहां पे फोकस करना, जो मैं बताने जा रहा हूं, दिस वन इज अ सॉल्वेंट। और आप क्या देख रहे हो? सॉल्वेंट कहां है? एट द सरफेस पे। और सरफेस पे कौन सा कंपोनेंट है? तो कंपोनेंट ए। मतलब सर जैसे बगल में आपने बताया कि इसका एग्जांपल हो जाएगा बेंजीन, और उसका एग्जांपल बहुत हो सकता है। एग्जाम्पल पे आप वाटर ले सकते हो, एग्जाम्पल में आप वाटर के जगह पे अल्कोहल ले सकते हो, इथर ले सकते हो, ऑल आर वॉलेटाइल। तो मैं यहां पे ले लेता हूं शॉर्ट सा एग्जाम्पल, दिस वन इज अ वाटर। जैसे आप वाटर को हिट करोगे, ये वाटर वेपर बनाएगा, और जब वेपर बनाएगा तो उसका प्रेशर एक्सर्ट होगा, और वो प्रेशर कहलाएगा पी नॉट ए। और याद रखना कि पी नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और यहां पे गाइस कंपोनेंट ए है, ए का मतलब सॉल्वेंट है, और यहां पे पी नॉट 0 है, मतलब ये नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं इस दोनों को मिक्स कर दूं, मतलब वी मेक अ सॉल्यूशन, अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं, किससे सॉल्यूशन बना रहे हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से तो बना ही रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट किस नेचर का है? दे आर द नॉन वॉलेटाइल, और सॉल्वेंट किस नेचर का है? वॉलेटाइल नेचर का। दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, कहां? इन अ सॉल्यूशन। जैसे मैं मिक्स करता हूं, ये दोनों मिक्स होकर के एक सॉल्यूशन बना देगा,
और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स कौन सा होगा? ए और साथ में इसके एक और कंपोनेंट जुटा होगा जो आ जाएगा यहां बी। आप देख पा रहे हो यहां पे कंपोनेंट बी भी आ गए हैं और ए भी आ चुका है दोनों, क्योंकि ये सॉल्यूशन हुआ है तो ए और बी दोनों मिक्स कर जाएगा। अब क्या कि अगर मैं अब इसे हिट कर रहा हूं तो क्या वेपर प्रेशर जो बनेगा वो प्योर कंपोनेंट ऑफ ए से यहां पर जो ए का जो वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर तो बनेगा, तो यहां पर जो प्रेशर बनेगा वो पी ए का कहलाएगा। और पी ए को याद रखना है, क्या हो जाएगा यहां? वेपर प्रेशर, सॉरी, पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर किसका? ए का। ए कौन है आपका? सॉल्वेंट है इन अ सॉल्यूशन। तो गाइज आप यहां देख पा रहे हो कि हमने यहां मिला दिया। और मैं एक कंपैरिजन आपसे पूछ रहा हूं कि प्योर फॉर्म में जब वाटर होगा उसका जो वेपर प्रेशर आपको जो भी मिलेगा XYZ, अगर वही सॉल्यूशन में डाल देते हैं, कौन सा सॉल्यूशन में? जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इस दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? सॉल्यूशन वाले का या प्योर कंपोनेंट्स का? तो ऑब्वियसली है आंसर है प्योर कंपोनेंट्स का। कैसे? आप यहां देख पा रहे हो कि इसके सरफेस पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ ए मॉलिक्यूल्स। तो जैसे इसे एनर्जी मिलेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये सरफेस मॉलिक्यूल्स है तो सरफेस मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, तो ये गैसेस फॉर्म में जल्दी चेंज होगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा, क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ कौन है? ए है, तो कंप्लीटली वेपर बनेगा। लेकिन इस केस में जिसमें हमने सॉल्यूशन बनाया है नॉन वॉलेटाइल को ऐड करके, इसके केस में क्या नजर आ रहा है? ए सरफेस पे है, साथ में कौन है इसके अटैच्ड है बी। तो बी कहीं ना कहीं इसको वेपर बनने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि मान के चलो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन बी क्या है? वो जो वेपर प्रेशर नहीं बनाता है, तो बी इसको रोकेगा अगर इसके सरफेस पे मौजूद है तो। और जब ये रोकेगा तो वेपर प्रेशर ए का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में कम हो जाएगा। तो गाइज यहां पर हमने ये समझा कि जो वेपर प्रेशर होगा किसका, फिर से मैं बता देता हूं, पीए स्टैंड फॉर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में पीए कम होगा और क्या होगा? पीए नॉट यह होगा ज्यादा। आपको निकालने क्या है? आपको निकालने हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब इसमें जो डिफरेंसेस आया, क्या डिफरेंसेस आया? अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.2 आ रहा है, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आया वो आया 1। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या आया? तो डिफरेंसेस ये आया कि सर ये था 1.2 मतलब ज्यादा था, और ये हो गया 1। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे घटा है ना, तो नाम क्या है? रिलेटिव लोअरिंग, मतलब कम हो जाना ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमारा ये जो हेडिंग है इसको आगे हम लोग देखेंगे, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट वन। तो गाइज यहां पर अभी जो आप लोगों ने देखा कि पीए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन से, तो मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं, क्या कि डिफरेंसेस ऑफ पीए, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है कि वेपर प्रेशर कितना घट रहा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? पीए नॉट माइनस पीए। याद करो मैंने बताया था आपको कि पीए नॉट कितना है? 1.2, और पीए कितना है? तो पीए क्या है? 1। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस होगा यही डिफरेंस आपको बताएगा कि दिस वन इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस दोनों को घटा देंगे, तो ज्यादा से कम को घटाते हैं ना, तो ज्यादा कौन है? ये है 1.2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.2। 0.2 क्या आपका आ गया? ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो गाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं आने जा रहा, अभी इसको हम लोग डिराइव करेंगे। इस डेरिवेशन को डिराइव करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि दिस वन इज कॉल्ड पीए नॉट माइनस, मैं आता हूं पीए के बारे में। रॉड्स लॉ में हमने पढ़ा था कि पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सए। एक्सए क्या था? मोल फ्रैक्शन था किसका? ए का। और ये डिनोट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होंगे तो उसका प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में हम लोगों ने कहा था कि पीए इज इक्वल टू किसके बराबर था? पीए नॉट इंटू एक्सए के बराबर। तो पीए की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं,
इसके जगह पे, तो इसकी जगह पे मैं इसे पुटअप कर देता हूं, तो ये डेरिवेशन हो जाएगा PA0 इंटू XA। और गाइस आगे यहां पे बात करते हैं कि इस दोनों में PA0 कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो और यहां पे आपका डेरिवेशन हो जाएगा 1 माइनस XA, ये होगा। तो गाइस इससे पहले आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस XA अगर आपका लाता है तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू XB। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, PA0 इंटू XB किसके बराबर है, डिफरेंसेस ऑफ PA के बराबर है। इसको आप इधर भेज दो, ये हो जाएगा डिफरेंसेस ऑफ PA डिवाइडेड बाय क्या, PA0। तो गाइस अगला आपका बचा दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ XB। XB इज द मोल फ्रैक्शन किसका, B कंपोनेंट का, और B आपका कौन सा है, सॉल्यूट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। XB इज इक्वल टू होता है NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। चूंकि हम जानते हैं क्या कि सॉल्वेंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट इन द फॉर्म ऑफ मोल्स, तो ऐसे केस में आप यहां B को नेग्लेक्ट कर सकते हो और यहां लिख सकते हो XB इज इक्वल टू क्या, NB डिवाइडेड बाय NA। और N इज द नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको ओवरऑल अगर मैं यहां पे पुटअप करता हूं XB की जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आई थिंक सो। XB मेरा ये डिराइव हुआ, इसको आप इस जगह पे पुटअप कर दो, डिफरेंसेस ऑफ PA डिवाइडेड बाय PA0। ये डिफरेंसेस ऑफ PA आपका मेंशन कर रहा, किस चीज को मेंशन कर रहा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो गाइस अगला जो XB हमारा है वो ये आया, तो इसको मैं पुटअप कर देता हूं, WB क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू ये ऊपर जाएगा MA, यहां पे गड़बड़ा गया, इसको सुधार लो। MA इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, MB इंटू WA। ये आपका डेरिवेशन बन के स्टार्ट हो गया किस चीज का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। PA0 को आप यहां डाल सकते हो, आगे डाल सकते हो, पीछे डाल सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा। इसमें डिफरेंसेस ऑफ PA में मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय क्या, PA0 इज इक्वल टू WB इंटू MA डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। ये कंप्लीट डिराइव हो चुका है आपका डेरिवेशन, किससे रिलेटेड, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड। इसके बाद गाइस हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। कौन से क्वेश्चन को, तो ये रहा आपके सामने। हाँ तो गाइस ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल 2.6, जिसे आप बनाओगे। मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूं इस क्वेश्चन को पढ़ने में पहले। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, याद रखना वेपर प्रेशर किसका, प्योर बेंजीन का, एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। तो सर आपने पढ़ाया था कि बेंजीन जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, और यहाँ पे वॉलेटाइल में दिया हुआ क्योंकि उसका प्रेशर एक्सर्ट कर रहा। बेटा क्वेश्चन है और क्वेश्चन जिस हिसाब से कह रहा है उस हिसाब से आप उसे लिख दो, लेकिन याद रखना बेंजीन यहाँ पे क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल। डजंट मैटर आप उससे क्वेश्चन कह रहा तो आप कर दो P0 किसका, बेंजीन का, क्योंकि वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन कह रहा इसलिए मैं लिखूंगा 0.850 बार, क्योंकि क्वेश्चन ने इसको वॉलेटाइल माना है इसलिए हम मान लेते हैं। क्वेश्चन में आगे कहता है आ नॉन वॉलेटाइल, कौन, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, वेट कितना 0.5 ग्राम, मतलब जो सॉल्यूट को ऐड किया जा रहा वो सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और उसका वेट कितना है 0.5 ग्राम। तो आपको पता चला WB, W इज द गिवन वेट, स्टैंड फॉर द सॉल्यूट, और सॉल्यूट का गिवन वेट कितना है 0.5 ग्राम। आप इसको भी उतार लिए, और जब 0.5 ग्राम उतार लिए तो कहता है व्हेन एडेड 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वेट कितना 39, बेंजीन यहां पे क्या हो गया, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, दिस एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो ऐसे केस में WA इज इक्वल टू 39 ग्राम आपका दिया गया।
मोलर मास बेंजीन का दिया गया है 78। खैर आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे हम लोग लिखेंगे Ma इज इक्वल टू कितना 78 ग्राम पर मोल। आगे क्वेश्चन में क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इतना। तो ऑब्वियसली जब इसे नॉन वॉलेटाइल माना गया तो सॉल्यूशन का प्रेशर भी इसी का दिया गया होगा, दैट इज कॉल्ड P, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में आप लिखोगे 0.845 बार। तो सर इससे इसको घटा देंगे तो डिफरेंसेस तो आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिफरेंसेस ऑफ प्रेशर ऑफ बेंजीन। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं P नॉट क्या, बेंजीन माइनस P किसका, बेंजीन का। डिफरेंसेस दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने के लिए, ये ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है कि कितना घट रहा, तो इससे इसको घटा देंगे सर, ज्यादा से कम को घटा देंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन आपसे सवाल रिलेटिव लोअरिंग नहीं पूछ रहा, आपसे सवाल पूछ रहा व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस कौन, जो सॉल्यूट को ऐड किया गया उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एमबी। एमबी क्या होगा यहां निकालना। तो मैं इस दोनों के डिफरेंस को भी लिख देता हूं कि दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, बेंजीन का कितना है 0.850, तो मैं इसे पुट अप कर देता हूं 0.850 माइनस क्या हो जाएगा, इसका मान रख दो, ये हो जाएगा 0.845। इसे आप घटा देना और घटा करके इसका आंसर आ जाएगा 0.005। ये आपका आ गया डिफरेंसेस। लेकिन आपको फिर से मैं बता दूं क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ बेंजीन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे, वही जो आपने पढ़ा था, डिफरेंसेस ऑफ पीए डिवाइडेड बाय पीए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। लेकिन आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, आप ध्यान दो, आपको निकालना है एम बी। एम बी को आप बाहर कर लो, मोलर मास को, एम बी इज इक्वल टू, इस एम बी की जगह पे आप इसको पुट अप कर दो तो आंसर आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए। ये पूरा उठ के यहां आ जाएगा, तो दिस इज डिफाइन डिफरेंसेस ऑफ पी ए इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऊपर डाल सकते हो और ये क्या हो जाएगा पी ए नॉट। आगे गाइस मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, आपको करना है, आप करोगे, आपका आंसर आएगा। डब्ल्यू बी आपका दिया हुआ है 0.5, एम ए भी दिया हुआ है 78 और पी ए नॉट भी आपका है। ए का मतलब कौन है, यहाँ बेंजीन है 0.850। तो सर आपने कहा बेंजीन है, वहां पी ए लिख दिया। पी ए किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट को, और बेंजीन यहाँ पे खुद कैसा काम कर रहा, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई इट कैन बी कंसीडर एज अ पी ए, या फिर आप इसको पी ए नॉट से एक्सप्रेस करो या पी नॉट बेंजीन लिखो, बात बराबर है। वैसे ही केस में यहां भी हम लोग कह सकते हैं, चाहे इसे आप पी ए से एक्सप्रेस करो या फिर पी बेंजीन लिखो, बात बराबर है। तो मैं पी ए नॉट लगाता हूं, मतलब 0.850, इसे पुट अप कर दूंगा, डिफरेंसेस आ रहा है 0.05 एमबी। एमबी का मतलब सर एमबी तो निकालना, एमबी तो बाहर ना किए थे डेरिवेशन में, डब्ल्यू ए, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डिफरेंसेस ऑफ पी ए इंटू डब्ल्यू ए आएगा, एमबी तो बाहर निकल गया ना। तो ऐसे केस में डिफरेंसेस ऑफ पी ए रखेंगे इंटू डब्ल्यू ए, और ये डब्ल्यू ए आपका कितना है 39। इसको पुट अप करो, आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी आपका दिया हुआ है 0.5 इंटू एम ए कितना है 78 इंटू पी ए नॉट कितना 0.850 डिवाइडेड बाय डिफरेंसेस ऑफ पी ए आ रहा है 0.005 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 39। 39 2 जा 78, इसका डेसिमल गैप कर दो, 10 डिजिट है, इसका डेसिमल गैप कर दो, 10 डिजिट है, इसका डेसिमल गैप करो, यहां 0 लगा दो, ये 5 से 5 कैंसल, मतलब ऊपर बचा 2 इंटू 850 डिवाइडेड बाई 10। 10 में
0 से 0 कैंसिल कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। काफी छोटा लिखा हुआ है लेकिन आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, 170 ग्राम पर मोल। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार बैठकर अपने बुक से देखकर इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतारकर फिर से बनाओगे ताकि ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो गाइस, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का 2.9। क्वेश्चन क्या कह रहा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 मिलीमीटर Hg। 50 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे, यहाँ पे दो चीज पूछ रहा। पहला है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो वाटर यहाँ क्या होगा, सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा? ऑब्वियसली वाटर इज अ सॉल्वेंट और इसे आप क्या कंसीडर करोगे, ए कंसीडर करोगे। तो ऐसे केस में आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब आपको निकालना है क्या, पीए। क्या निकालना है, पीए, क्योंकि क्वेश्चन में 23.8 मिलीमीटर Hg ये जो वैल्यू दी गई है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का दिया गया है। मतलब पीए नॉट ऑलरेडी गिवन है आपके पास, दैट इज 23.8 मिलीमीटर Hg, ये गिवन है गाइस। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पीए। आपके पास फॉर्मूला क्या है, याद करो, पीए माइनस पीए नॉट माइनस पीए डिवाइडेड बाय क्या, पीए नॉट इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा किसके, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और इसमें आपको निकालना है क्या है, इसमें आपको निकालना है गाइस, पहला तो ये निकालना है कि पी ए क्या हो जाएगा, दिस वन इज पी ए, और इस दोनों का डिफरेंसेस भी निकालना है। तो पहले क्वेश्चन पी ए नॉट माइनस पी ए, ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लोगे। ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ऑलरेडी पीए नॉट का मान दिया हुआ है। जब पीए नॉट का मान दिया हुआ है तो इस दोनों के बीच में अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ये ओवरऑल आ जाएगा और ये दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या, पीए। इस क्वेश्चन में पहला आप जो क्वेश्चन कह रहा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पहले वो निकाल लोगे। इसे निकालने के बाद आप सेकंड इस क्वेश्चन में जो निकालोगे वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस दोनों को घटा देना क्योंकि पीए आ जाएगा और यहाँ पीए नॉट आपका दिया हुआ, दोनों को आप घटा दोगे तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंसेस इन वेपर प्रेशर, जिसको आप कहोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद रहे ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका आंसर आपके साथ शेयर करूंगा, याद रखना, मिलाने के लिए आप तैयार रहना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए लगे रहो।